वेलकम टू द ब्यूटी सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गियास। शी इज़ एन एस्थेटिक फिजिशियन एंड लेज़र स्पेशलिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, एंड शी इज़ द फर्स्ट डर्मोस्कोपिस्ट इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल जो हमारी सोसाइटी में गोरे रंग का ऑब्सेशन है, क्या कहेंगी उसको? ऑब्सेशन तो आपने वर्ड यूज़ कर ही लिया है, अब बाकी वर्ड्स मैं यूज़ कर लेती हूँ। बेसिकली आई एम इन दिस फील्ड फॉर गुड 15 ईयर्स और एवरी डे आई सी पेशेंट्स जिनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्किन रिलेटेड, लेकिन आई एम रियली सरप्राइज टू सी कि बहुत सारे लोगों का इशू ये होता है कि मुझे गोरा होना है। समटाइम्स तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका ख्वाहिश या शौक कह सकते हैं, बट एट टाइम्स इट रियली गेट्स टू देयर नर्व्स जब उनकी डिवोर्सेज हो रही होती हैं, रिश्ते हो नहीं रहे होते हैं या माएँ बच्चियों को लेकर आ रही होती हैं। एग्जैक्टली, तो ये उस वक्त ये बहुत ज़्यादा सीरियस रुख अख्तियार कर लेता है एंड देन वी रियली हैव टू इंटरवीन। तो यहाँ पे गोरे रंग का जो ऑब्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ में नहीं है, ये टीन्स और उनसे नीचे भी आ गया है। और ये बहुत ही पेनफुल है कि जब माएँ अपनी छोटी छोटी बच्चियों को, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरे पास अक्सर औकात न्यू बॉर्न्स को भी ले आते हैं कि ये थोड़ा सा टैन है या डार्क है, तो डॉक्टर साहब अभी से बता दें कि हम कौन सी क्रीम्स लगाएं कि थोड़ा सा गोरा हो जाए। तो यहाँ तक यानी हम लोग पेरेंट्स भी इससे अफेक्टेड हैं, इस वाइब से। तो अब आपके शो में चूँकि मैं चाहती हूँ कि क्लैरिटी से बात हो और जो चीज़ें पॉसिबल हैं वही पब्लिक को बताई जाएँ बिकॉज़ इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, वो अपने रिसोर्सेज से हाथ धो बैठते हैं और खामखा बहुत सारे पैसे वेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज़ ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। दे जस्ट सी समथिंग ऑनलाइन कि अच्छा ये रंगोरा कर देगी एंड देन दे जस्ट ऑर्डर एंड एंड अप वेस्टिंग सो मच मनी। तो बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है ये हमारी स्किन टाइप डिसाइड करती है और पाक इंडिया में या हमारा जो रीजन है इसमें हमारी एशियन कल्चर की टोन तो ऐसी है, तो टोन तो हमारी यही है, आपने भी यही देखा है। अदरवाइज देखें, अगर गोरा रंग इतना ज़्यादा पॉसिबल होता तो मेरे ख्याल में लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच के गोरे हो चुके होते अब तक। तो हमारी स्किन टाइप 3 और 4 है। फॉर्चुनेटली हम 5 और 6 को बिलोंग नहीं करते, जो कि बहुत नीग्रोज या ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वी कैन नॉट बिलोंग टू टाइप 1 एंड 2 जो कि बिल्कुल गोरे या कॉकेशियंस हैं। तो अब जो हमारा ब्राउन कलर है ऑब्वियसली वो मेलानिन की वजह से है, जो हमारी स्किन के सेल्स के अंदर ब्राउन पिगमेंट बनाते हैं। अब वो ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा बन भी सकता है, दिस इज़ नॉट स्टैटिक, दिस इज़ समथिंग डायनेमिक। दैट्स व्हाई यू सी कि काजोल कैसे बेहतर हो गई और जनाब बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी कहते हैं कि अच्छा वो पहले बहुत काला था वो गोरा हो गया। टू सम एक्सटेंट दिस इज़ पॉसिबल। I mean, as a dermatologist, I can say this with confidence कि 1 to 2 tone skin color can be changed. It can be स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स की यहाँ पर हम बात करते हैं। फ़ाद मुस्तफ़ा जो हैं वो खुद बताते हैं कि उन्होंने ली हैं। अगर उनकी पुरानी तस्वीरें देखी जाएं और अब की देखी जाएं तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ये दिस ट्रांसलेट्स टू व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग कि ये डायनामिक है, टू सम एक्सटेंट दिस इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? वही जो मेलानिन बन रही है हमारी स्किन के अंदर, अगर हम उसको किसी तरीके से उसकी फॉर्मेशन को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो हमारा स्किन कलर लाइट टोन में जाना शुरू हो जाएगा। उसके जो ढेर सारे स्टिमुलाए हैं उसमें सबसे बड़ा स्टिमुलस है अल्ट्रा वायलेट लाइट का, विच इज़ प्रिटी मच देयर इन द एनवायरनमेंट। इवन अगर क्लाउडी डे भी है, सनलाइट नहीं भी है, तो भी अल्ट्रा वायलेट लाइट का काफ़ी इंडेक्स मौजूद होता है एंड इट कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट्स। तो अगर जो एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं जैसे हैंड्स, फेस, इनको अगर सनस्क्रीन से डेली बेसिस पे आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड यू कीप ऑन अप्लाइंग एवरी 3 आवर्स, 3-3 घंटे बाद आप लगाते हैं, तो जो मेन स्टिमुलस है उसको हम ख़त्म कर देंगे। प्लस देयर इज सम वेयर एंड टियर गोइंग ऑन इन द बॉडी। अगर हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, एंड ग्लूटाथायोन द फेमस एंटीऑक्सीडेंट जिसको फहद ने भी बताया और बहुत सारे लोग बताते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स। और बेसिकली हम सबकी बॉडी में ये होता ही है, बट सम हाउ हम में से कुछ लोग इसमें डेफिशिएंट होते हैं और अगर हम उनको रिप्लेस कर देते हैं ग्लूटाथायोन तो इट कैन हेल्प, इट डज़ हेल्प। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर जो इसके अगेंस्ट है, इसकी फेवर में बहुत कम है। अब ये मैं सिर्फ एज साइंटिफिक स्कॉलर बता रही हूँ बिकॉज वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो इसकी फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं है। वो यही कहते हैं कि ग्लूटाथायोन से प्लस माइनस है, जो पेपर्स हैं। लेकिन आयशा, हम अपने अगर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को देखें, दे प्रमोट दीज सप्लीमेंट्स और ये ग्लूटाथायोन और वाइटनिंग इंजेक्शन सो मच के लोग जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। इसीलिए इस चैनल पे मैं ये बता रही हूँ ताकि लोग बिला वजह अपनी मनी वेस्ट ना करें, क्योंकि मेरे पास अगर मैं डेली 100 पेशेंट्स देख रही हूँ तो उनमें से 50 पेशेंट्स के वाइटनिंग कंसर्न्स हैं और मेजॉरिटी ने बहुत सारे सीरम्स, वाइटनिंग क्रीम्स, कैप्सूल्स एंड इंजेक्शंस के ऊपर टाइम वेस्ट कर लिया होता है, मनी भी वेस्ट कर ली होती है।
तो वाई गो बिहाइंड सच हॉक्स जिनमें कि कोई रियलिटी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि साइंटिफिक पेपर्स जो हैं वो तब पेपर बनता है जब उसके पीछे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स पेशेंट्स के ऊपर काम हो चुका होता है। जब कोई साइंटिफिक पेपर बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से उसकी फेवर में नहीं है, देन वाई गोइंग इस तरफ फिर क्यों जाना। हाँ, कुछ हद तक ये हेल्प आउट ज़रूर कर सकता है। बहुत सारे लोग इंसिस्ट भी करते हैं कि हमने ये करना है, दे आर क्वाइट अफोर्डिंग, दे आर एलीट, में भी हम उनको लगा भी देते हैं। बट देन जो लोग बहुत ही मुश्किल से हमारा जिस तरह का सेटअप्स हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आई स्टिल से कि बहुत सारी यंग खवातीन को मेरा यही मैसेज है, अनटिल एंड अनलेस यू टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट और हम डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करें कि अच्छा ठीक है आप ग्लूटाथायोन या इससे रिलेटेड वाइटनिंग कैप्सूल इंजेक्शन ले लो, तब तक नहीं लेने चाहिए। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वगैरह लगवा रही होती हैं आजकल, वो तो इसको विटामिन का नाम दे देते हैं कि हम विटामिन ड्रिप्स हैं। विटामिन सी ड्रिप्स आर आल्सो देयर ना इन द मार्केट, तो विटामिन बी भी है, सी भी है, ये सारी ड्रिप्स लग रही हैं। अच्छा, ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं और वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स लगती हैं, तो इनके कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं आपकी बॉडी पर? क्योंकि कंपेयर टू द लाइफस्टाइल ऑफ मीडिया पर्सनालिटीज़, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, उनके पास इस लाइफस्टाइल को कैरी करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन एक मिडल जो फैमिली से बिलोंग करता है बंदा, अगर वो रंग गोरा करना चाहता है, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होते, और इसको कैरी ऑन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए आपको टचअप्स भी चाहिए होते हैं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो ये लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बल्कि बात बताऊं, कि एक यंग खातून आई और उसकी 3 महीने बाद शादी थी, एंड शी वाज इंसिस्टिंग मी लाइक हेल कि मुझे आज ही लगा दें और इसको लगाते रहें ना 3 मंथ्स तक। बट देन ऑब्वियसली हम मेडिकल डॉक्टर्स थोड़े अपनी नॉर्म्स को भी स्टिक करते हैं, तो आई सेड नो, आई नीड टू सी योर टेस्ट, पहले आप अपने टेस्ट करा के लाओ, मैं देखूंगी अगर मुझे लगा। एंड लो एंड बिहोल्ड उसका लिवर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। देन मुझे लगा कि शी माइट हैव टेकन समथिंग जो मुझे नहीं बता रही हैं, एंड शी ऑलरेडी हैड टेकन हकीम मेड्स और देसी दवाइयाँ इन द नेम ऑफ वाइटनिंग कैप्सूल्स। मतलब वाइटनिंग कैप्सूल कह के उसको पता नहीं क्या कुछ खिलाया जा चुका था, उसका लिवर ख़राब हो चुका था, एंड नाउ शी वाज इन माई क्लिनिक फॉर दैट ग्लूटाथायोन ड्रिप। तो शुक्र है कि वो टेस्ट करा लिया, एंड देन आई उसको मना कर दिया कि नहीं लगाना। तो लिवर डैमेज इज द बेसिक आयशा, इन द एंड हाउ वुड यू कंक्लूड इट? कैसे गाइड करेंगे लोगों को जिनको क्रेज है, ऑब्सेशन है गोरे रंग का? मैं यही कहूँगी कि टू सम एक्सटेंट दिस इज पॉसिबल। 1 to 2 टोन स्किन कैन बी लाइटेंड विद द यूज ऑफ रेगुलर सनस्क्रीन्स, रेगुलर स्किन केयर, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का एक कॉन्सेप्ट है, उसको लोग नहीं समझते हैं। तरीके अपनाए जाएं। गिविंग 10 minutes इन मॉर्निंग एंड 10 minutes एट नाइट टू योर स्किन इज द मेन थिंग। वो हम नहीं दे रहे, स्किन को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, हम मॉइस्चराइजर नहीं दे रहे, सनस्क्रीन नहीं दे रहे, कोई उसकी हम नहीं फूड भी नहीं ले रहे, हम नींद पूरी नहीं कर रहे, स्क्रीन टाइम हमारे ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें प्ले करती हैं। सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अच्छी इसलिए नज़र आती हैं, प्लस उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, उनके अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनके ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, ये सारा कुछ इकट्ठा प्ले करता है। तो पब्लिक के लिए मेरा यही मैसेज है कि एज लॉन्ग एज आपकी ख्वाहिश है, कोई मोटा होना चाहता है हो जाए, पतला होना चाहता है हो जाए, दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर बॉडी, डू व्हाट यू वांट, बट कीपिंग इन लिमिट्स। एंड डू टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट इफ़ शी और ही थिंक्स कि आपकी स्किन के अंदर वो डैमेज मौजूद है जिसको रिपेयर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो फिर इसका मतलब है कि वो सेफ प्ले करेगा, आपकी बॉडी को डैमेज से बचाते हुए आपको इस डायरेक्शन में लेकर जाएगा। मैं एक जुमला बहुत ज़रूरी है, और इट्स माई मॉरल ड्यूटी एज एन एल्डरली पर्सन। देखिए, शी इज़ अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट। ये जो बातें कह रही हैं ना, इनकी एक साइंटिफिक बेस्ड है। हमारे यहाँ एस्थेटिक्स के नाम पे आजकल बिल्कुल BA पास लड़कियाँ होती हैं, 3 हफ्ते का कोर्स किया हुआ होता है, एंड देन दे स्टार्ट राइटिंग एस्थेटिक फिजिशियंस एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, फैंसी क्लिनिक्स बने हैं। ये इनसे खुदा के वास्ते बचें। अगर आपने रंग गोरा करना है, आपने कोई और स्किन का इशू लेना है, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो जो MBBS करके 5 साल तक ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद FCPS करता है या MRCP करता है, एंड देन वो जो बात करेगा वो एविडेंस बेस्ड होगी। तो इसलिए ये तमाम इश्यूज के लिए ना मस्ट गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, उस पर क्लाइंट्स की तसल्ली इसलिए नहीं होती कि जैसे कोई डर्मेटोलॉजिस्ट अगर हाइड्रा फेशियल ऑफर कर रहे हैं तो वो मसाज और वो ब्यूटी और वो सारा कुछ फैंसी काम नहीं कर रहे होते ना, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स ने तो ये नहीं करना, तो हमारी आवाम की तसल्ली नहीं होती, वो उस पे जाना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मैंने ये हाइड्रा फेशियल गैस वो तो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन डॉक्टर्स के साथ भी असिस्टेंट्स होते हैं। और ये जो एस्थेटिक्स की सर ने बात की है, बेसिकली एस्थेटिक फिजिशियन इज़ अ टर्म जो इनको सेव कर रही है, सारे नॉन क्वालिफाइड और क्वैक्स को सेव कर रही है।
हम लोग जो होते हैं हमारी स्किन की प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, हमने 5-5, 6-6 साल इस काम में लगाए होते हैं, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग्स और भी आगे चलती हैं, सीनियर्स के साथ काम किया होता है, बहुत सारे इश्यूज़ को हम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड पेशेंट्स को देखने के बाद वी एंड अप इन हैविंग आवर ओन मतलब क्वालिफिकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। very important. Very important. Aesthetics is a part of this. So we do aesthetics, but Well, thank you so much Aisha for joining us and shedding light इतने important topic पर। डॉक्टर खालिद ने भी अपना point जो है इसमें ऐड किया है। Coming to you, आमना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो डिजीज़ेस हमने डिस्कस की हैं 2 से 3, अल्जाइमर है, डेमेंशिया है और पार्किंसंस, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपके पास ज़्यादातर किस किस्म की जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर इन डिजीज़ेस के हवाले से? इसमें एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि सिम्टम्स लोगों के लिए इतनी ओवरलैपिंग होते हैं, तो उनको मतलब जब तक कोई डॉक्टर तक पहुँच के प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करा लेता, तब तक आपके पास डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि ये जिस पेशेंट को लेके आए हैं उसका प्रॉब्लम जो है वो एग्जैक्टली क्या है। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं उनके वो रिपोर्ट होते हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या वर्बल अब्यूज़ है, या इन्होंने अचानक से इतनी पर्सनैलिटी चेंज हो गई कि गालियाँ देने लगे हैं, तो कभी ऐसे नहीं करते थे। फिर ये कि 1-2 मरतबा इस तरह के भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिसमें किसी ने गुस्से में आकर किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर उसको थ्रेट किया या अटैक किया। तो बिगिनिंग फ्रॉम द स्मॉल सिम्टम्स जो हम एलुसिनेशंस तक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो वो सारा एक पैटर्न जो है उसमें डिफरेंट तरह के हमें इश्यूज़ दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो आज के टॉपिक के हवाले से बहुत रेलिवेंट है, कि मैंने अपने फादर का पार्किंसन खुद डायग्नोस किया था। और कैसे किया था? व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 70-71, तो हमारे घर के कुछ डायनामिक्स चेंज हुए, कुछ वो पेरेंट्स अलोन रह गए, बहनों की शादियाँ हो गई और मेरा भाई बाहर पढ़ने के लिए चला गया। तो एक घर के सेटअप में एक चेंज था। तो उनके मैं मतलब इन टच रहती थी, जाती आती रहती थी, लेकिन मुझे कुछ पता चला कि हेल्थ ख़राब है, तो हम सिम्टम्स को डिफरेंट जो थे वो ट्रीट करते रहे। बट फाइनली उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और मेरी मदर ने कहा कि घर पे मैनेज नहीं हो रहे, तो हम उनको हॉस्पिटल ले गए। एक सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन्होंने उनकी हर चीज़ को स्कैन कर लिया, अल्ट्रासाउंड सब कुछ। तो मैंने जब उनसे पूछना शुरू किया उनके डिफरेंट चीज़ों में, और मैंने महसूस किया कि उनकी राइटिंग में, वॉइस में, उनके चलने में हर चीज़ स्लो होती जा रही है, तो आई आस्क्ड कि मुझे एक न्यूरोलॉजिस्ट को कॉल करें। एंड देन वी गेट टू नो कि ये पार्किंसन के अर्ली साइंस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें अभी ट्रेमर्स नहीं शामिल थे। और वो ग्रेजुअली, चूँकि हम उससे, मेरा फील्ड था, मैं इन टच थी, तो आई एक्सपीरियंस्ड हिम कि वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते ट्रेमर से, हमारे घर हर रोज़ 1 चाय का कप, 2 चाय के कप टूटते थे, जैसे वो पीते हुए ना, तो घर में अक्सर मुलाजिम कहते थे कि जी अंकल जी ते चाह दे अन्य कप तोड़ देने ने। तो उनको भी एजुकेट करना, मतलब फैमिली को एजुकेट करना, सर्वेंट्स को एजुकेट करना। एंड फाइनली आई इवन एक्सपीरियंस के कभी कभार वो कहते थे कि अभी तो यहाँ पे कोई था, तो मैं उनको कहती थी नहीं यहाँ पे कोई, अच्छा वो फिर शायद घड़ी लगी हुई थी तो मुझे लगा कि कोई खड़ा हुआ है। सो आई एक्चुअली एक्सपीरियंस कि हेलुसिनेशन तक की स्टेज मैंने उनकी देखी। तो बात ये है कि उसमें आपने 2-3 चीज़ें करनी हैं। एक तो ये कि फैमिली को जहाँ पर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स टच करें वहाँ CBT, एक बिल्कुल सबको पता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ यूज़फुल। फिर कॉग्निटिव रेमिसेंस थेरेपीज आर वेरी गुड फॉर द पेशेंट्स ऑफ अल्जाइमर, जो भूलना शुरू करते हैं, मोस्टली उनको बहुत पुरानी चीज़ें अक्सर। आमना, हमारे पास ज़रा टाइम शॉर्ट है, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। हमारे साथ